इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। 2022 में ये दिन 14 फरवरी यानी कि आज मनाया जा रहा है। आज जागरण डायलॉग्स के सेशन में हम एक्सपर्ट से इसी दिन के महत्व के बारे में जानेंगे और एपिलेप्सी के जो लक्षण होते हैं, कारण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी कपूर, एसोसिएट एडिटर जागरण न्यू मीडिया, और मेरे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। सो वी हैव विद Dr. Abhishek Juneja. He's consultant neurologist at Maharaja Aghusin Hospital, Punjabi Bagh, and also practicing at Dr. Juneja's Neuro Center. Sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट है डॉक्टर हिमांक गोयल. He is also consultant neurologist at Maharaja Aghusin Hospital, Punjabi Bagh, New Delhi. सर, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you so much. समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर हिमांक आपसे है। आज जैसे कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे है, तो इस दिन के महत्व के बारे में हमें बताएं कि क्यों मनाया जाता है मिर्गी दिवस। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे हर फरवरी के सेकंड सोमवार को, जैसे कि आपने बताया, मनाया जाता है क्योंकि एपिलेप्सी पेशेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है और इसके बारे में ज्यादा लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो एक ये इनिशिएटिव है इंटरनेशनल एपिलेप्सी सोसाइटी के द्वारा, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा मिर्गी और उससे जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं उसके अराउंड जो चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता है, उनके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन हम बहुत सारे कैंपिंग इवेंट्स, प्रमोशनल इवेंट्स, अवेयरनेस इवेंट्स कैरी आउट करते हैं, जिससे कि आसपास के जो लोग हैं जिनके इर्द गिर्द मिर्गी के या उससे रिलेटेड बीमारियों के मरीज हैं, वो समय से इस चीज को पहचानें और इलाज शुरू करवाएं। कोइंसिडेंटली दिस ईयर जो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे लाइज ऑन 14th of February, विच इज ऑल्सो वैलेंटाइंस डे। सो इस बार इंटरनेशनल मिर्गी दिवस की थीम है शो सम लव। सो हमें जो भी मिर्गी के पेशेंट्स हैं उनके लिए लव, अफेक्शन और फ्रेंडशिप शो करनी है, एंड वी हैव टू हेल्प देम आउट एज फार एज वी कैन। जी, सो इस बार जैसे कि डॉक्टर हिमांक ने बताया, क्योंकि ये वैलेंटाइंस डे के दिन पड़ा है, इसलिए इसका थीम है शो सम लव। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांक, इस दिन के महत्व के बारे में हम सभी को बताने के लिए। मेरा दूसरा सवाल डॉक्टर अभिषेक आपसे है कि क्योंकि हम एपिलेप्सी की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है एपिलेप्सी, और अगर इसके सिम्टम्स के बारे में आप हमें बताना चाहें और इसके ट्रिगर्स क्या होते हैं, प्लीज आप हमें एक्सप्लेन करें। Thank you, ma'am, for the question. Epilepsy is a neurological disorder with repeated episodes of fits or seizures. ये एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है जिसमें कि बार बार दौरे या झटके आते हैं। हिंदी में हम इसे मिर्गी कहते हैं। Nearly 50 million people around the world are suffering from epilepsy today. In India alone, we have around 12 million people suffering from epilepsy. Epilepsy is mainly of two types, focal and generalized. Epilepsy जो है मुख्य रूप से दो ही तरह की है, focal और generalized. Focal epilepsy में दिमाग के मस्तिष्क के एक भाग में ज्यादा करंट उत्पन्न होता है. So focal epilepsy is one where part of the brain is having abnormal electrical discharge, whereas in generalized epilepsy, this electrical activity, abnormal electrical activity spreads to whole of the brain. तो इसीलिए फोकल एपिलेप्सी में शरीर के किसी एक अंग में झटका आता है और जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में पूरे शरीर में झटका आता है. इन फोकल एपिलेप्सी जनरली देयर इज jerky movement of hand or foot or at times some facial twitching, while in generalized epilepsy there is jerky movements of all limbs, there is uprolling of eyeballs, patients clench their teeth, patients may bite their tongue and may pass urine in clothes also. Generally जो generalized epilepsy है, generalized seizures हैं, they last for 1 or 2 minutes. 1-2 मिनट तक झटके आते हैं. After that, the patient becomes unconscious or remains drowsy for 20 to 30 minutes and then regain consciousness. After regaining consciousness, patients complain of headache, confusion, body aches. Generally, this lasts for around 30 to 40 minutes. इसके अलावा एक अलग तरह की भी एपिलेप्सी है जिसे एब्सेंस एपिलेप्सी कहा जाता है, जिसमें कि इट्स मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है, जिसमें कुछ सेकंड्स के लिए, आधे 1 मिनट के लिए बच्चा जो है बात करते करते या खेलते हुए रुक जाता है, एंड देयर इज अ वेकेंट स्टेयर
तो कुछ देर के लिए ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है और उसके बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम करते हैं. We should also talk about the triggers for epilepsy. So common triggers for epilepsy include alcohol intake, sleep deprivation, flashing bright lights, low blood sugar levels, and at times some medicines also. There are commonly available medicines that we take for diarrhea and all, like ciprofloxacin, ofloxacin, norfloxacin. These are some of the medicines that trigger seizures. So patients who are suffering from epilepsy should avoid these medicines. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक, काफी डिटेल में आपने हमें बताया कि क्या होते हैं एपिलेप्सी के सिम्टम्स, क्या होते हैं और उसके ट्रिगर्स क्या होते हैं. मिलता जुलता सवाल डॉक्टर हिमांक मेरा आपसे है कि हम एपिलेप्सी की बात कर रहे हैं तो क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से एपिलेप्सी होता है, जैसे कॉजेस क्या होते हैं, और एज एन एक्सपर्ट आप हमें बेहतर बता पाएंगे कि आप इसको डायग्नोज कैसे करते हैं. जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है. जैसे कि डॉक्टर अभिषेक ने अभी ट्रिगर्स की बात करी. ट्रिगर जो होता है, एक जो दौरा होता है, एक सीजर होता है, उसके लिए बात करी जाती है. एपिलेप्सी हम तब बोलते हैं इस बीमारी को जब दौरा एक से ज्यादा बार पड़े. अगर दौरा एक से ज्यादा बार पड़ता है तो उसको फिर मिर्गी या एपिलेप्सी बोला जाता है. तो इसके काफी कारण होते हैं जो कि हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी को मिर्गी है तो सबसे पहले इन कारणों को रूल आउट करना जरूरी है, क्योंकि इनमें से कुछ एक कारण ट्रीटेबल भी हैं जिनका इलाज संभव है, जिससे कि मिर्गी पूरी तरीके से खत्म हो सकती है मरीज को. तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है एक तो इन्फेक्शंस, ब्रेन के इन्फेक्शन जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं. बुखार के साथ हेडेक होना और उसके साथ सीजर्स डेवलप होना रिकरेंट इज कॉल्ड एज मेनिंजाइटिस. तो मेनिंजाइटिस एक इंपॉर्टेंट कारण है. उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट कारण है वो है स्ट्रोक. अगर पेशेंट को पैरालिटिक अटैक हुआ है और उसके पैरालिटिक अटैक से रिकवर करने के बाद पेशेंट हैज स्टार्टेड डेवलपिंग सीजर्स और मल्टीपल सीजर्स जिसे हम एपिलेप्सी बोलते हैं, देन स्ट्रोक इज अ इंपॉर्टेंट कॉज. Followed by stroke, brain tumors. Certain brain tumors की जो इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है वो हेडेक के साथ साथ जो दौरे होती हैं उसके साथ प्रेजेंट करती है. अपार्ट फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है जो कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कॉमनली देखी जाती है, विच इज कॉल्ड एज न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, जिसको हम आम भाषा में पत्ता गोभी का कीड़ा भी कहते हैं. हालांकि ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये सिर्फ पत्ता गोभी से आता है. ये गंदे पानी से, अनकुक्ड मीट से, है ना, अनकुक्ड वेजिटेबल से, इन सब से भी आ सकता है. और खासकर जो चाइल्डहुड से एडोलेसेंट वाला जो एज ग्रुप है उसके अंदर ये काफी कॉमनली देखने को मिलता है. तो न्यूरोसिस्टिसर्कोस जो कि कीड़ा होता है पत्ता गोभी वाला, वो ब्रेन के अंदर पहुंच जाता है जो कि रिकरेंट दौरों के साथ मैनिफेस्ट कर सकता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको पत्ता गोभी के कीड़े वाली प्रॉब्लम को अगर टाइम से आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो कंप्लीटली ट्रीटेबल है और पेशेंट्स को एंटी एपिलेप्टिक्स भी कंटिन्यू नहीं करनी पड़ती. अपार्ट फ्रॉम दिस एक इंपॉर्टेंट कारण इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक और है, दिमागी टीबी. अगर किसी को टीबी की पुरानी हिस्ट्री रही है, फैमिली मेंबर को किसी को ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री रही है और द पेशेंट इज नाउ प्रेजेंटिंग विद रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सीजर्स और फिट्स, देन वी शुड आल्सो सस्पेक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफ ब्रेन. अपार्ट फ्रॉम दैट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की सर पे चोट लगी है, बर्थ रिलेटेड इंजरीज, बच्चे को पैदा होते वक्त थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन कम हो गई है या बच्चा देर से रोया है, so this is also an important cause. Apart from these causes, there are multiple causes which are hereditary. Sometimes there is a strong family history of epilepsy in which अगर brain के अंदर कोई lesion ना हो, brain बिल्कुल absolutely normal हो, तो भी patient को बार बार दौरे होते रहते हैं. इस तरीके की epilepsies को अनुवांशिक epilepsy, अनुवांशिक मिर्गी कहा जाता है. ये भी पूरी तरीके से treatable है और इसके भी कुछ एक जो कॉजेज हैं उनका कुछ समय तक इलाज चलने के बाद दवाई बंद हो जाती है अगर समय से शुरू कर दी जाए तो. यही इंपॉर्टेंट कारण है एपिलेप्सी के और इनको टाइम से आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि इनमें से कुछ एक कारण को अगर ट्रीट कर दिया जाए टाइम से तो एपिलेप्सी से हम जड़ से मुक्ति पा सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिमांक, काफी डिटेल में आपने बताया और जो भी आपने कॉजेज बताया. इनफैक्ट ये जो पत्ता गोभी का कीड़ा वाली जो आपने बात करी है, काफी लोग इस प्रॉब्लम से काफी लोगों को ये क्वेश्चन था और आपने बहुत ही अच्छे से इसका जवाब दिया. अभी आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे. मिलता जुलता सवाल डॉक्टर अभिषेक आपसे है कि इससे पहले कि हम ट्रीटमेंट पे आए, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एपिलेप्सी को, एंड ऑफ कोर्स फिर आप हमें बताएं कि ट्रीटमेंट क्या होता है. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. जो प्रिवेंशन है एपिलेप्सी का, उससे पहले हमें ट्रिगर्स के बारे में जानना जरूरी है. वी हैव टॉक्ड अबाउट द ट्रिगर्स, क्योंकि अगर हम उन ट्रिगर्स को अवॉइड करेंगे तभी हम इसको प्रिवेंट कर पाएंगे.
तो जैसे कि हमने ट्रिगर्स की बात करी, उसमें शराब का सेवन, चमकती हुई रोशनी और लो ब्लड ग्लूकोज, कुछ मेडिसिन की हमने बात करी, स्लीप डेप्रिवेशन, नींद पूरी ना होना। तो इफ वी आर गोइंग टू अवॉइड दीज ट्रिगर्स, especially the people who suffer from epilepsy need to make sure that they take their sleep of at least 8 to 9 hours in the night, and maybe if possible a short time day nap also। दिन में भी यदि कुछ समय वो अपने दिमाग को आराम दें और रात को कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद पूरी करें। यदि मान लीजिए घर में कोई पार्टी है, हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं या लंबा ट्रेवल कर रहे हैं, तो people who suffer from epilepsy should not be staying awake till late night or getting up early in the morning। उनको रात को अपना समय से जो भी उनकी स्लीप शेड्यूल है उसको फॉलो करना ही चाहिए। एल्कोहल इज वन ऑफ द रीजंस अ फ्रीक्वेंट कॉज फॉर ट्रिगरिंग सीजर्स। तो जो भी मिर्गी के मरीज हैं उनको शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शराब से देयर इज अ चांस कि उनको दोबारा दौरा पड़ सकता है। खाने का अपना ध्यान रखें। लो ब्लड ग्लूकोज कैन ऑल्सो ट्रिगर द सीजर। देन द मेडिसिन दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, अगर घर में किसी को डायरिया है या कुछ है तो हम बहुत ही जल्दी ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन गोली बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए भी ले लेते हैं। तो इन गोलियों का जो है वो कुछ और एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंटीबायोटिक जो है इससे ट्रिगर होने का खतरा रहता है, तो हम ये मेडिसिन ना दें। कुछ इसके अलावा और एंटीबायोटिक्स है जिनसे ऐसा कोई रिस्क नहीं है, तो वो दिया जा सकता है। चमकती रोशनी से, डीजे लाइट्स हैं, रात को हम पार्टीज में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, देयर आर फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सीज। देयर इज अ स्पेशल क्लास ऑफ एपिलेप्सी जो चमकती हुई रोशनी से ही होता है। तो स्पेशली द पेशेंट्स हु सफर फ्रॉम फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी, उनको इन चमकती रोशनी से दूर रहना चाहिए। ब्राइटनेस ऑफ द मोबाइल फोन शुड बी केप्ट लो। जिनका स्क्रीन टाइम 10 से 12 घंटे से ज्यादा हो रहा है, उनको स्क्रीन टाइम 8 घंटे से कम करना चाहिए। जो भी हमारा नॉन प्रोफेशनल स्टफ है जो हम फोन का इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल कम से कम हो, स्पेशली द पेशेंट्स हु सफर फ्रॉम एपिलेप्सी। तो यदि हम इन ट्रिगर्स को अवॉइड करेंगे तो हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जहां तक कि ट्रीटमेंट की बात है, ट्रीटमेंट इज first done with medicines। So nearly around 20 types of anti-seizure medicines, epilepsy की जो medicines हैं, लगभग 20 तरह की medicines आज हमारे देश में उपलब्ध हैं, वो सभी कारगर हैं। They are all of them are safe and effective, but different types of epilepsy medicines are used to treat different type of epilepsy। यदि मिर्गी जो है 3 से 4 दवाओं पर भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फिर सर्जरी के ऑप्शन और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जनरली जो मिर्गी का जो इलाज है वो हम 3 साल तक देते हैं, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है एपिलेप्सी के साथ कि 3 साल के बाद मिर्गी नहीं होगी या क्योर हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 साल तक देने के बाद लगभग 2/3 मरीजों में दोबारा दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 1/3 मरीजों को लाइफ लॉन्ग भी मेडिसिन देने की जरूरत पड़ सकती है। यदि सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो सर्जरी इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, स्पेशली जो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। 3 से 4 दवा पर हम पेशेंट ले रहे हैं, लेकिन तब भी उनको कंटिन्यूअसली सीजर्स हो रहे हैं, तो सर्जरी इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। फिर न्यूरोमॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं, जैसे कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, वेगल नर्व स्टिमुलेशन है। ये ऐसे इम्प्लांट्स हैं जो दिमाग में डाल दिए जाएं और इनका रिमोट कंट्रोल से इनको चलाया जाए तो सीजर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ये अभी अपकमिंग नई टेक्नोलॉजी है जो अभी उतनी अच्छे से भारत में अभी उपलब्ध नहीं है। काफी कुछ सेंटर्स पे ही उपलब्ध है, लेकिन ये भी आने वाले समय में डीबीएस और वेगल नर्व स्टिमुलेशन भी एपिलेप्सी के इलाज में काम आने वाली चीजें हैं। इसके अलावा एक स्पेशल फॉर्म ऑफ डाइट है जिसे हम कीटोजेनिक डाइट कहते हैं, विच इज अ हाई फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। So high fat, low carbohydrate diet also has a special role in controlling seizures, especially in childhood epilepsies। बच्चों को जो epilepsies होती हैं उसमें कीटोजेनिक डाइट का भी रोल है। तो मेडिसिन द्वारा, सर्जरी द्वारा, इम्प्लांट्स द्वारा और इस डाइट के सेवन से सीजर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं जो एपिलेप्सी में कारगर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक, काफी डिटेल में आपने बताया कि क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। सो जिनको भी इसकी एपिलेप्सी की समस्या है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि डॉक्टर अभिषेक ने बताया, काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और इसका टाइम से इलाज करवाएं। एंजाइटी की जैसे अभी मैंने बात की कि एंजाइटी होती है कुछ लोगों को, तो सिमिलर क्वेश्चन डॉक्टर हिमांग आपके लिए है कि कैसे एड्रेस करें एंजाइटी। अगर हम पर्टिकुलरली एडोलेसेंट्स की बात करें, अगर उनको एपिलेप्सी है तो उनको एंजाइटी, ऐसा क्या करना चाहिए उनको एंजाइटी ना, उनकी एंजाइटी को कैसे एड्रेस करते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही मतलब इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन टू आंसर। जो एक रिसेंट स्टडी हुई थी यूएस बेस्ड, उसके अंदर ये पाया गया था कि जो साइकेट्रिक कोमॉर्बिडिटीज हैं, मतलब एपिलेप्सी के पेशेंट्स में एंजाइटी,
डिप्रेशन, फियरफुलनेस, साइकोसिस, वो 82 to 83% पेशेंट्स को, एपिलेप्सी के पेशेंट्स को ये सिम्टम्स पाए गए थे। और इन सिम्टम्स को जनरली हम एड्रेस नहीं करते हैं और हम ये छोड़ देते हैं कि हमें सिर्फ मिर्गी या उसका दौरा ट्रीट करना है। लेकिन पर्टिकुलरली एडोलेसेंट पॉपुलेशन, क्योंकि जो मिर्गी का जो मेजर चंक भी है, जो एपिलेप्सी का मेजर चंक है, वो दैट लाइज अराउंड यू कैन से 67 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एपिलेप्सी इज एडोलेसेंट पॉपुलेशन। और उसमें से भी 80 to 85% पेशेंट्स को कोमॉर्बिड एंजाइटी या डिप्रेशन होता है। और इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इसके साथ ड्रग कंप्लायंस का इशू आ जाता है। पेशेंट्स परेशान होते हैं कि हमको बार बार दवाई लेनी पड़ रही है। एक सोशल इंटरेक्शन का इशू आ जाता है कि मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिलने जा सकता, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, और लोगों को अगर पता चलेगा कि मेरे को मिर्गी है तो उसको लेके बहुत ज्यादा एंजाइटी और एक फियरफुलनेस, एक डिप्रेशन वाला जो वो रहता है। तो वी शुड टॉक अबाउट एपिलेप्सी, हमें बात करनी चाहिए। इट इज अ कॉमन डिसऑर्डर विच इज ट्रीटेबल। अगर हम अगर इसको हम बात करें तो इट इज अब नाउ इट इज कमिंग इनटू द ट्यून ऑफ, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट डिजीजेस हैं, स्ट्रोक है, उसी फ्रीक्वेंसी में अब एपिलेप्सी भी प्रिवेलेंट है। तो हमें वी शुड टॉक अबाउट एपिलेप्सी, कि टैबू बन के रह गया है, जिस वजह से एक एंजाइटी और डिप्रेशन प्रिवेलेंट है एडोलेसेंट पॉपुलेशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमको उनको एनकरेज करना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एनकरेज करना चाहिए कि एक तो जैसे डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि नींद पूरी रखनी है, नींद पूरी रखनी है, पौष्टिक आहार लेना है, नियमित रूप से व्यायाम करना है, एक हेल्दी एक्सरसाइज, योगा एंड प्राणायाम, है ना, उनको एक रेगुलर हेल्दी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्लीपिंग हैबिट अगर वो डेवलप करके रखेंगे, अपनी बीमारी के बारे में अपने इर्द गिर्द लोगों से बातें करेंगे, उसको छुपाएंगे नहीं, दवाइयां समय से लेंगे, तो इस एंजाइटी वाले इशू को काफी हद तक एड्रेस किया जा सकता है। अगर इन सब चीजों के बाद भी अगर वी आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ द एंजाइटी ऑफ द पेशेंट, देन वी हैव टू स्टार्ट सर्टेन एंटी एंजाइटी एंड एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस। हमारे पास एंटी एपिलेप्टिक्स में भी जो है कुछ दवाइयां हैं अवेलेबल, जो कि अगर किसी को कोमॉर्बिड एंजाइटी या डिप्रेशन होता है तो वो उसमें भी काम करती हैं, साथ साथ दौरा ट्रीट करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमाक इस क्वेश्चन का डिटेल में जवाब देने के लिए। डॉक्टर अभिषेक, अभी कुछ ही देर पहले आप मिसकंसेप्शंस की बात कर रहे थे कि एपिलेप्सी से जुड़े कुछ मिसकंसेप्शंस भी है, क्यों ना आप हमारे ऑडियंस को इसके बारे में कुछ डिटेल में बताएं प्लीज। This is a very important question. There are a lot of misconceptions that are associated with epilepsy. बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे myths हैं जो कि एपिलेप्सी की बीमारी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि माना जाता है कि एपिलेप्सी इज कंटेजियस और इन्फेक्टिव। यदि हम एपिलेप्सी के मरीज के साथ ज्यादा समय बिताएंगे तो एपिलेप्सी हमें भी हो सकती है, जो कि बिल्कुल ही इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। एपिलेप्सी इज नॉट एट ऑल इन्फेक्टिव, इट्स नॉट एट ऑल इन्फेक्टिव। You cannot get epilepsy by staying in close contact with a person who's suffering from epilepsy. ऐसा माना जाता है कि जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं वो मेंटली रिटार्डेड हैं, उनका IQ कम है। ऐसा नहीं है, एपिलेप्सी पेशेंट्स आर नॉट मेंटली रिटार्डेड। They generally have a normal IQ and then they can perform in life as good as their siblings and their friends. तो वो मानसिक रूप से ऐसे मेंटली रिटार्डेड नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी लड़की को एपिलेप्सी है तो उसकी शादी कर दीजिए और उसकी एपिलेप्सी ठीक हो जाएगी। Women can get cured of epilepsy by getting married. It is not so. Epilepsy will still remain, but epilepsy can be controlled with medicines. ऐसा माना जाता है कि the women who have epilepsy should not bear children. They cannot breastfeed. ऐसा भी नहीं है। Patients, women who have epilepsy can marry, can bear children, can breastfeed normally. Just that we have to put them on safer medicines for their epilepsy. जो सभी दवाएं एपिलेप्सी की उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ मेडिसिन हैं जो ज्यादा सेफ हैं प्रेगनेंसी में, तो उनको हम वो दवाएं देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, दे कैन नॉट कंप्लीट देयर एजुकेशन। उनके लिए कोई स्पेशल स्कूल्स हैं? इट्स नॉट लाइक दैट। दे कैन गो टू नॉर्मल स्कूल, जस्ट दैट देयर टीचर्स शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। अ फ्यू प्रिकॉशंस, जैसे कि उनको स्विमिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से रोका जाए, बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ ड्राउनिंग। तो हम यदि ये प्रिकॉशंस लें तो चिल्ड्रन कैन कंप्लीट देयर एजुकेशन। आई विल नेम अ फ्यू फेमस पर्सनालिटीज हु हैव लिव्ड देयर लाइफ सक्सेसफुली विद एपिलेप्सी। Alexander the Great had epilepsy. Napoleon Bonaparte had epilepsy. John T. Rhodes, a famous cricketer, had epilepsy. They've lived their life successfully with epilepsy. So can all people who suffer from epilepsy can live their life successfully. तो ये जितने भी भ्रम हैं, myths हैं एपिलेप्सी के अराउंड, इन सबको बात करके हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए कि ये मिसकंसेप्शंस एपिलेप्सी से जुड़े ना रहें।
So all the people who have epilepsy can live their life successfully, जैसे डॉक्टर अभिषेक ने बताया, और ये सारे मिसकंसेप्शंस थे जो डॉक्टर अभिषेक ने एग्जाम्पल, सारे मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं एपिलेप्सी से जुड़े। डॉक्टर हिमांक, एक बार आपके पास दोबारा से एक सवाल के साथ आना चाहूंगी कि जो जिनको भी एपिलेप्सी है, आज अंतर्राष्ट्रीय मेगी दिवस यानी इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे पे आप उनके लिए आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मैम, क्योंकि एपिलेप्सी जनरली डायग्नोस होने में बहुत टाइम लग जाता है। जो भ्रांतियां जो डॉक्टर अभिषेक ने बात करी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। दैट्स वाई आज की तारीख में एपिलेप्सी कंप्लीटली ट्रीटेबल होने के बाद भी पेशेंट्स आर सीजिंग। सो हमें ये जानने की जरूरत है कि एक जो इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन एपिलेप्सी के साथ आज भी जुड़ा हुआ है 21st सेंचुरी में भी, कि ये एक ऊपरी हवा या ऊपरी साया है या फिर कोई किसी ने जादू टोना कर दिया है। एंड पेशेंट्स अभी भी आजकल भी बच्चे को लेके या फिर अपने एल्डर्स को लेके और बाबा के पास और झाड़ फूक और ये सब चीजें कराते रहते हैं, जिसके चलते उनके सीजर्स जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, रिफ्रैक्टरी स्टेज में चले जाते हैं और दवाइयों से रेस्पॉन्ड करना बंद कर जाते हैं। तो जैसे कि आज के सेशन में हमने बात करी, जिन सिम्टम्स की डॉक्टर अभिषेक ने बात करी, जनरलाइज फोकल और एब्सेंस के परिप्रेक्ष्य में कि इस तरीके से एपिलेप्सी हो सकती है, तो हमें अपने किसी फैमिली मेंबर, अपने को, खुद को या फिर अपने इर्द गिर्द अगर किसी को इस तरीके के सिम्टम्स है, हमसे कोई जिक्र कर रहा है कि इस तरीके के सिम्टम्स हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी उनको ये बताना चाहिए कि भाई ये मिर्गी भी हो सकती है, ये मिर्गी भी हो सकती है। और हमें तुरंत अपने आसपास जो भी न्यूरो के डॉक्टर अवेलेबल हैं, जो भी न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है, उनसे संपर्क करना चाहिए। क्योंकि इनिशियल स्टेज में जितनी जल्दी हम सीजर्स को आइडेंटिफाई करके हम उसको स्टॉप कर सकें, the chances of getting rid of the medications and getting rid of the seizures is high. So the early the better. The seizure के अंदर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये फिट्स हैं और दिस इज अ मेडिकल कंडीशन एंड इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। और उसके अलावा जैसे कि हमने बात करी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एडिक्वेट स्लीप पैटर्न और सर्टेन चीजों का अवॉइडेंस, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, इलिसिट सब्सटेंसेस और कुछ एक ड्रग्स जो कि इसको प्रेसिपिटेट कर सकती हैं, उनको हमें अवॉइड करना है। इन्हीं सब चीजों के साथ हम एपिलेप्सी को अच्छे से कंट्रोल में रख सकते हैं एंड इवन वी कैन क्योर एपिलेप्सी इन सर्टेन केसेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांक इस एडवाइस के लिए। जिनको भी इस समस्या से जो भी लोग, जितने भी लोग जूझ रहे हैं, उनको ये एडवाइस डॉक्टर हिमांक ने जो एडवाइस दी है उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। समय का अभाव है लेकिन सवाल हमारे पास बहुत है, इसलिए आखिरी सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर अभिषेक, आपसे अभी आप अवेयरनेस की बात कर रहे थे, जागरूकता की बात कर रहे थे, तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एपिलेप्सी की हम जागरूकता या लोगों को जागरूक कर सके या अवेयर कर सके? डॉक्टर हिमांक ने बताया कि बहुत ही कम पेशेंट्स हैं एपिलेप्सी के जो एक्चुअली मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जस्ट वी आर ट्रीटिंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि नॉन मेडिकल अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट भी अब तक ले रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि अभी तक हमारे देश में बहुत ज्यादा जागरूकता इसके बारे में नहीं है, क्योंकि हम इसके बारे में कम बात करते हैं। जैसे कि आज हम ये सेशन कर रहे हैं, these online sessions are going to be very informative. We are sharing with our patients also, and people would get to know and would dissociate these misconceptions with epilepsy. आज भी ये माना जाता है कि यदि किसी पेशेंट को दौरा आ रहा है तो उसको उसका जूता से सूंघा दिया जाए और उससे जो है दौरा रुक जाएगा। तो इतने भी अभी मिसकंसेप्शन जो हैं इसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो हमें और अवेयरनेस करने की जरूरत है। ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, फिजिकल मीटिंग्स द्वारा, RWA मीटिंग्स द्वारा, और स्कूल, वी शुड involve all general physicians, all mental health experts, and we should be visiting school because childhood epilepsies are very common and they are the ones who are not getting the treatment. So we should be talking to the school children and their parents. तो ऐसी फिजिकल मीटिंग्स द्वारा और ज्यादा अगर मीडिया कवरेज हो, न्यूज़पेपर्स में, रेडियो में, हम इसके बारे में ज्यादा बात करें, वंस वी स्टार्ट टॉकिंग देन द बॉल स्टार्ट्स रोलिंग, और सबको इसके बारे में पता लगेगा। और इसके छुपाने का या ऐसा कि ये ऐसा कुछ स्टिग्मा है जो इसके साथ जो एसोसिएटेड है बीमारी के साथ, वो शायद हम स्टिग्मा इस बीमारी के साथ जो जुड़ा हुआ उसे एक दिन खत्म कर पाएंगे। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें अगर मिलते रहें तो वी वुड लाइक to keep participating in such platforms and spread awareness about these diseases and help people who are suffering from it.
थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक इस सवाल का जवाब देने के लिए। और इस सेशन को, क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए अब हम इस सेशन को यही वाइंड अप करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिमांक एंड डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे पर लोगों को एपिलेप्सी के बारे में बताने के लिए, अवेयर करने के लिए। नेक्स्ट वीक अब हम फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ, न्यू एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।